नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज जिस कंपनी की मैं बात करने जा रहा हूं वो अपनी फील्ड के बेताज बादशाह हैं। हर व्यक्ति जो ब्लू चिप शेयर्स में यकीन रखता है वो उस कंपनी में जरूर इन्वेस्ट करता है और कोई भी ब्रोकिंग हाउस अपनी टॉप लिस्ट में उस कंपनी के शेयर रखता है। मैं बात कर रहा हूं एशियन पेंट्स की, जो हिंदुस्तान का लार्जेस्ट पेंट कॉरपोरेशन है और वर्ल्ड की टॉप पेंट कंपनीज में से एक है। लेकिन एशियन पेंट्स की शुरुआत कैसे हुई, एशियन पेंट का ये नाम कैसे पड़ा और क्या कारण है 50 साल से आज एशियन पेंट लीडर है और देश के पेंट बाजार के 50% से ज़्यादा हिस्से पर इसका कब्जा है, आज हम बात करेंगे। यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इस वक्त बहुत छोटा व्यापार कर रहे हैं, कहीं आपके मन में लगता है यार पैसे कहाँ से आएंगे, साधन कहाँ से आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएगा, तो आज एशियन पेंट्स की शुरुआत आपको इंस्पायर करेगी। पता नहीं गैराज में ऐसी क्या बात होती है कि जब दुनिया में टॉप 50 कंपनीज की केस स्टडीज पढ़ो तो उसमें से अधिकांश कंपनियां गैराज में शुरू हुई। चाहे वो अमेजॉन हो, चाहे वो HP हो, चाहे वो हार्ले डेविडसन हो, सब के सब गैराज स्टार्टअप हैं और एशियन पेंट्स भी एक गैराज स्टार्टअप है। 4 दोस्तों ने मिलकर एक पेंट कंपनी बनाई और उन्होंने उसके लिए मुंबई में एक गैराज किराए पर लेकर बहुत छोटी शुरुआत की। आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि पैसों की कमी है, इंफ्रा की कमी है, साधन की कमी है, निराश मत होइए, क्योंकि एशियन पेंट जैसी कहानियां हमसे बताती है कि यदि डट कर काम किया जाए, कंसिस्टेंसी के साथ काम किया जाए, विजन के साथ काम किया जाए, फोकस के साथ काम किया जाए तो बड़ा साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एशियन पेंट्स नाम कैसे रखा गया। तो कभी कभी लोग सोचते हैं शुरू से ही वैसा नाम रखा गया होगा, पूरे एशिया में लीडरशिप स्थापित करने का सपना होगा। अरे रुक जाओ भाई, एशियन पेंट्स का नाम एक एक्सीडेंट था। नाम रखने की सोच रहे थे, टेलीफोन डायरेक्टरी के पन्ने पलट रहे थे, एक नाम दिखा एशियन ऑयल एंड पेंट कंपनी और बस नाम पसंद आ गया, नाम रख दिया, गैराज स्टार्टअप शुरू हो गया और वो गैराज स्टार्टअप आज 28,000 करोड़ से ज्यादा का एनुअल रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। कहते हैं यदि प्रोडक्ट सही हो और मार्केट को उसकी जरूरत हो तो डटे रहिए, आपका भी टाइम आएगा। अपॉर्चुनिटी कभी भी कैसे भी किसी भी रूप में आ सकती है, आपको अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहना होगा। वर्ल्ड वॉर 2 के समय, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय 1942 में अचानक पेंट इंपोर्ट्स पर टेम्परेरी बैन लग गया। उस समय शालीमार पेंट्स, एशियन पेंट्स, इन्होंने झंडा बुलंद किया कि हम देश की डिमांड को पूरा करेंगे और इन्होंने अपने आप को बड़ा किया। और आज 4 दोस्तों ने मिलकर जो गैराज में छोटी सी कंपनी खड़ी की थी, आज वो 15 देशों में व्यापार करती है। 26 से ज्यादा पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है और 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतने साल से एशियन पेंट्स बेताज बादशाह क्यों बना हुआ है? क्या उसके प्रोडक्ट इतने यूनिक या अलग है? ना ना ना, प्रोडक्ट तो बाकी कंपनीज भी अच्छा बना रही है, प्रोडक्ट उतना बड़ा डिफरेंशिएटर नहीं है। असली डिफरेंशिएटर एशियन पेंट्स का सप्लाई चेन इनोवेशन, एशियन पेंट्स का इन्वेंट्री टर्नओवर पर फोकस और एशियन पेंट्स की मार्केटिंग है, जिसकी हम यहां पर बात करने जा रहे हैं। और मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये बहुत बड़ी सलाह है। मैं ये नहीं कहता कि एशियन पेंट्स के लिए सब कुछ आसान था। इतना बड़ा लॉजिस्टिक चेन बनाना, इतनी बड़ी मैन पावर मेंटेन करना, डीलर्स के साथ इतना कमिटमेंट मेंटेन करना, इतने बड़े भारत के हर डिस्ट्रिक्ट तक, टाउनशिप तक पहुंचना, यह आसान नहीं था। लेकिन आसान रास्ता नहीं लिया, इसीलिए आज इतने साल से मोनोपोली है और 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है। आज बहुत सी कंपनियां इस तरीके को अपना रही हैं, लेकिन इस डायरेक्ट टू डीलर मॉडल लाने का श्रेय एशियन पेंट को जाता है। जब एशियन पेंट ने ये शुरू किया तो सारे मैन्युफैक्चरर्स हैरान हो गए, क्योंकि मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर मॉडल चलता था।
एशियन पेंट्स ने महसूस किया कि डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर मॉडल में 20% एक्स्ट्रा बीच के मिडिल मैन्स को चला जाता है। एशियन पेंट्स ने एक दिन निर्णय लिया कि हम डायरेक्ट टू डीलर पहुंचेंगे और वो डीलर सीधा कस्टमर को माल बेचेगा। लेकिन बाकी कंपनियों ने ऐसा क्यों नहीं किया? उनको लगता था डायरेक्ट डीलर तक माल बेचना बहुत बड़ा सिरदर्द है, बहुत मैन पावर लगेगी, बहुत लॉजिस्टिक्स होंगे, बहुत मैनेजमेंट होगा। लेकिन एशियन पेंट्स ने इस फॉर्मूले को डिकोड कर दिया था। सारे लोग बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि हम लोग अक्सर ये सोचते हैं हमारे लिए काम करने का पेनलेस तरीका क्या होगा, लेकिन मोनोपोली हासिल करने के लिए यह सोचना चाहिए हम ऐसा कौन सा तरीका अपनाएं जिसको अपनाने की सोचकर दूसरों के पेट में दर्द हो जाए और वो उस हेडेक से बचना चाहें। हम ऐसा क्या करें कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चेन या हमारा कस्टमर हम पर डिपेंडेंट हो जाए और वो जब वही फैसिलिटीज दूसरों से मांगे तो वो उसको ना दे पाए। आखिर एशियन पेंट्स ने ये डायरेक्ट टू डीलर मॉडल कैसे अचीव किया, जरा इसका मैथमेटिक्स समझते हैं। यदि हम ये मानते हैं कि डीलर को एक टिन पेंट देने में ड्राइवर का, हेल्पर का, गाड़ी का, टोल का सब कुछ मिला के 9 रुपए खर्च आता है, 9 रुपीज खर्च, और एक टिन पेंट एवरेज 20,000 रुपए का है। एक अजम्पशन ले रहे अपन कि एक डीलर को 5% कमीशन मिलता है, तो एक टिन पेंट को डीलर तक पहुंचाने में एशियन पेंट्स का खर्च आया 1,009 रुपए। 5% कमीशन और 9 रुपया लॉजिस्टिक्स, 1,009 रुपए। यदि यही ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर मॉडल होता तो कितना खर्च आता? 20% बचता पूरे मिडिलमैन को, 5% बचता डीलर को, और 9 रुपया फिर से जाता लॉजिस्टिक्स में, तो बीच में बट जाता 5,009 रुपए। अब इसके कुछ और फायदे थे। एक तो डीलर को स्टोरेज स्पेस अब नहीं लगता था, बहुत कम स्टोरेज स्पेस से उसका काम चल सकता था। डीलर को अब इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं थी। डीलर के पास या C&F के पास डेड स्टॉक का हेडेक ये पूरा का पूरा खत्म हो चुका था। और मिडिल मैन की डिपेंडेंसी कि कभी डिस्ट्रीब्यूटर ने हाथ हटा दिया तो क्या होगा, कभी डिस्ट्रीब्यूटर को किसी दूसरी कंपनी ने बहुत बड़ा ऑफर दिया और उसने सीधे सीधे पूरे ऑर्डर्स दूसरी कंपनी को शिफ्ट कर दिए तो क्या होगा, ये सारे से एक बार में मुक्ति हो गई। क्योंकि सप्लाई चेन के इस इनोवेशन का डायरेक्ट असर आया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो किसे कहते हैं? नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन सेल ऑफ द इन्वेंट्री इन अ गिवन ईयर। मतलब एक साल में आप अपनी इन्वेंट्री को कितनी बार बेच देते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आपने 1 जनवरी को 200 पेन बनाया और 60 दिन में 200 पेन को बेच दिया, फिर अगले 60 दिन में 200 पेन को बेच दिया, फिर अगले 60 दिन में 200 पेन को बेच दिया, तो आपने लगभग एक साल में 1200 पेन बेच दिए। तो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हुआ 6। ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना बढ़ेगा ना, कंपनी के प्रोडक्शन का उतना ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन होगा, कंपनी का माल स्टोर हाउस में उतना कम रहेगा, क्योंकि जितना ज्यादा वेयर हाउस या स्टोर हाउस में माल रहेगा उतना ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी, उतना ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी और उतना ज्यादा पैसा उस माल में ब्लॉक होगा, और जो माल आपके वेयर हाउस में पड़ा है वो पैसा जनरेट नहीं करता। तो हर मैन्युफैक्चरर को, हर डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे मैं अपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को बढ़ाता चला जाऊं। मुझे ऐसा लगा ये सप्लाई चेन इनोवेशन और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जिसने एशियन पेंट्स को मोनोपोली दिलाई, ये कंसेप्ट आप तक पहुंचना चाहिए। एक और कंपनी को एग्जांपल के रूप में लेते हैं, बर्जर पेंट। बर्जर पेंट की भी होल्डिंग कंपनी एशियन पेंट है। मान लीजिए एशियन पेंट और बर्जर पेंट दोनों की प्रोडक्शन कैपेसिटी 6,10,000 KL की, ठीक। एशियन पेंट्स का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 3.4% है। मतलब 107 दिन में एशियन पेंट अपनी सारी इन्वेंट्री, सारा पेंट बेच मारता है। और बर्जर पेंट का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 2.58% है। मतलब 141 डेज में बर्जर पेंट अपनी इन्वेंट्री को सेल करता है। फर्क को समझना, 107 डेज एशियन का और 141 डेज बर्जर का है। अब इससे क्या हुआ, क्वांटिटी ऑफ पेंट सोल्ड पर डे क्या हुआ, 2202 KL एशियन पेंट ने बेचा और 1671 KL बर्जर पेंट ने बेचा। नंबर को थोड़ा ध्यान से समझना भाई, नंबर इधर उधर से निकल जाएगा नहीं तो इसका मतलब एशियन पेंट्स ने पर डे लगभग 531 KL एक्स्ट्रा बेचा। और डिफरेंस वैल्यू वाइज कितना हुआ,
लगभग 53 करोड़ एक्स्ट्रा पर डे। यदि हम ये एज्यूम करते हैं कि प्लांट महीने में 22 दिन चलता है तो 14,000 करोड़ रुपया। यदि प्रोडक्शन आपने बढ़ाया लेकिन सेल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर रोबस्ट नहीं है तो बीच में इन्वेंट्री फंस जाएगी और हर बढ़ते दिन के साथ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो डाउन होता चला जाएगा। तो एक और सप्लाई चेन इनोवेशन किया और दूसरी ओर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पर काम किया, और जैसे ही इन दोनों पर काम किया एशियन पेंट बाजार का अनडिस्प्यूटेड लीडर हो गया। दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के अनुसार डायरेक्ट टू डीलर एक बड़ा और रिस्की निर्णय था, लेकिन यदि एशियन पेंट्स की दृष्टि से सोचें तो उनकी सोच हमेशा से बड़ी थी। वो हमेशा से रिस्क माइंडसेट के लोग थे। जब हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों के पास भी अच्छे कंप्यूटर नहीं थे, उस वक्त एशियन पेंट्स ने 8 करोड़ रुपया खर्च करके एक मेन फ्रेम कंप्यूटर लिया और देश में तहलका मच गया, क्योंकि वो भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बनी जिसके पास लगभग सुपर कंप्यूटर था। उसके बाद जब कंप्यूटर आना शुरू हुए तो दूसरी कंपनियां सालों तक कंप्यूटर का यूज पेरोल के लिए करने लगी, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए करी, बेसिक चीजों के लिए करी, लेकिन एशियन पेंट्स ने डिमांड फोरकास्ट के लिए यूज किया, डेटा एनालाइज करने के लिए यूज किया, डिमांड को समझने के लिए यूज किया और उस कंप्यूटर से प्राप्त एनालिटिक्स के बल पर अपने सर्विस लेवल्स को रेज किया। यह दिखाता है कि एशियन पेंट्स की सोच हमेशा से बड़ी थी। जब एशियन पेंट बाजार में आया उस वक्त भारतीय कंपनियां मार्केटिंग पर बहुत ज्यादा खर्च नहीं करती थी। एशियन पेंट्स ने गट्टू नाम का अपना सिंबल, अपना मैस्कॉट इंट्रोड्यूस किया, जिसको फेमस कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण जी ने 1954 में बनाया। गट्टू बहुत प्रसिद्ध हुआ और बाकी कंपनियों को एशियन पेंट्स को देखकर मार्केटिंग में उतरना पड़ा। आज तक एशियन पेंट्स मार्केटिंग में सुपर एक्टिव, हाइपर एक्टिव है। दीपिका पादुकोण अभी एशियन पेंट्स के ब्रांड एम्बेसडर है। एशियन पेंट्स की मार्केटिंग की यूनिकनेस को समझने के लिए एक कैंपेन को याद कीजिए। हर घर कुछ कहता है। उसके पहले पेंट महज एक पेंट था, लेकिन एशियन पेंट्स ने उसमें इमोशंस को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि भाई हर कलर एक स्टोरी कहता है। दिवाली की अलग स्टोरी होनी चाहिए, मैरिज की अलग होनी चाहिए, चाइल्ड बर्थ की अलग होनी चाहिए, और ये कैंपेन लोगों के दिल में उतर गई। फिर वेयर द हार्ट इज, और ऐसी बहुत सारी कैंपेन्स आई। यदि एशियन पेंट्स की सफलता के राज को डिकोड करने का प्रयास किया जाए तो ये बहुत बड़ी जर्नी है, लेकिन फिर भी इनके कुछ एलिमेंट्स के, कुछ फैक्टर्स की हर जगह चर्चा होती है, जिसमें से एक है सप्लाई चेन इनोवेशन, दूसरा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और तीसरा है एशियन पेंट्स की यूनिक मार्केटिंग। अब आप ये सोचिए, मैं अपने बिजनेस में एशियन पेंट्स से क्या सीख ले सकता हूं? ये केस स्टडी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि कोई कंपनी या कोई सब्जेक्ट आपके दिमाग में है जिस पर आपको केस स्टडी चाहिए, वो टॉपिक भी आकर कमेंट्स में जरूर लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस टॉपिक पर कुछ रिलीज कर पाए। आज की केस स्टडी में जो नंबर्स यूज किए गए हैं उसमें बहुत सारे नंबर्स अजम्पशन हैं, 100% परफेक्ट नहीं है, इसलिए कंसेप्ट को समझने के लिए आज की केस स्टडी पर ध्यान दें, नंबर्स को थोड़ा इग्नोर करते हुए चलें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।